यूपी में दंगे की साजिश को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। फंडिंग को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दंगे के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। मॉरिशस से पीएफआई को 50 करोड़ रुपए भेजे गए। हाथरस कांड में पीएफआई पर आज ईडी मुकदमा दर्ज कर सकती है। केस दर्ज होने के बाद अलग अलग शहरों में कार्रवाई की जा सकती है। हाथरस कांड में फोन कॉल रिकॉर्ड से नया मोड़ सामने आया। एसआईटी की जांच में पता चला है कि आरोपी संदीप के फोन से पीड़िता के भाई के फोन पर लगातार बातचीत हुई है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक पीड़िता के भाई और आरोपी संदीप के बीच 104 बार कॉल हुई है, जिसमें 62 कॉल आरोपी संदीप के फोन पर आई, जबकि 42 कॉल पीड़िता के भाई के फोन पर आई है। हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी को 10 दिन की और मोहलत मिली है। पहले एसआईटी को आज रिपोर्ट सौंपनी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एसआईटी और तहकीकात करेगी। पहले सीएम ने एसआईटी को जांच के लिए 7 दिन का समय दिया था, पर हाथरस केस को लेकर के हो रहे हर रोज के खुलासे के बाद एसआईटी जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। जांच का समय बढ़ने के बाद से हाथरस में पीड़िता के गांव आज एक बार फिर से पहुंची एसआईटी की टीम। एसआईटी ने परिवार के लोगों से एक बार फिर से बातचीत की है, फिर बयान लिया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी पड़ताल के दौरान पीड़िता के परिवार, आरोपियों, पुलिस प्रशासन समेत 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। एसआईटी ने चश्मदीद के साथ बातचीत और सीन को रिक्रिएट भी किया। कल एसआईटी उस जगह भी पहुंची जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। यूपी सरकार लगातार कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, जबकि पीड़ित का परिवार कह रहा है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था। हाथरस केस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। सीएम योगी ने कहा कि हाथरस में बड़ी साजिश रची गई। योगी ने कहा कि साजिशकर्ता कामयाब नहीं होंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने गए आप विधायक कुलदीप कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुलदीप कुमार पर कोरोना संक्रमित होने के बावजूद पीड़ित परिवार से मिलने का आरोप है। 29 सितंबर को आप विधायक कुलदीप कुमार ने खुद ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। 4 अक्टूबर को कुलदीप हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हाथरस में पीड़ित के गांव में आज सुबह से ही हलचल है। गांव को सीसीटीवी से लैस किया गया है। पीड़ित के घर पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुबह एसआईटी की टीम ने पीड़िता के पिता और भाई से पूछताछ की और उसके बाद एडीएम पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। एडीएम पीड़िता के परिवार वालों को बताया है कि सुरक्षा के लिए घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। घर के बाहर पुलिस सुरक्षा भी रहेगी। ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को आज बड़ी राहत मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी। 28 दिन से भाईखला जेल में थी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के मुचलके पर सशर्त जमानत मिली है। रिया को पासपोर्ट जमा करना होगा। रिया को मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी। जब भी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, रिया को हाजिर होना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को तो जमानत दे दी, पर रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शोभिक चक्रवर्ती पर एनसीबी ने गंभीर आरोप लगाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दीपेश सावंत और सैम्यूल मिराजा को भी जमानत मिल गई। सभी को ड्रग्स कनेक्शन ने एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। रिया की जमानत मिलने पर एनसीबी ने बयान दिया है। एनसीबी ने कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर की स्टडी की जाएगी। एनसीबी ने अपने लीगल टीम के साथ तय करेगी कि रिया की जमानत के खिलाफ अपील की जाए या फिर नहीं। रिया की जमानत 2 बार खारिज होने के बाद आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी है। रिया की जमानत मिलने के बाद ही एक बार फिर से मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम। एसपी नुपुर प्रसाद के साथ 5 दूसरे सीबीआई अधिकारी मुंबई पहुंचे हैं। सीबीआई सुशांत केस की जांच कर रही है। हाल ही में एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बताया है कि सुशांत की मौत आत्महत्या है, किसी भी तरह का फाउल प्ले नहीं है। शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकालीन तक प्रदर्शन नहीं हो सकता, चाहे वो शाहीन बाग हो या फिर कोई और जगह। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए। आने जाने के अधिकतर लोगों को रोका नहीं जा सकता। ऐसे प्रदर्शन से अधिकारों का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी के बाद कहा कि शाहीन बाग इलाके से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। विरोध प्रदर्शन के लिए शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करना स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन को खुद कार्रवाई करनी होगी और वो अदालतों के पीछे छिप नहीं सकते। लोकतंत्र और असहमति साथ साथ चलते हैं।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी। शोपियां में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया। ये ऑपरेशन शोपियां के सोन इलाके में हुआ। एनकाउंटर बीती रात शुरू हुआ था। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और 3 आतंकी घेरे में मारे गए। पटना जिले के मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अनंत सिंह अपनी पत्नी के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। अनंत सिंह जेल से कैदी वैन से नामांकन दाखिल करने पहुंचे। अनंत सिंह के साथ उनकी पत्नी ने भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पर्चा दाखिल किया है। न्यायिक हिरासत में रहे अनंत सिंह ने बेऊर जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के दौरान उनके सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में गया की इमामगंज सीट के पूर्व जितन राम मांझी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं। जितन राम मांझी का राजद के उदय नारायण चौधरी से मुकाबला होगा। बिहार चुनाव में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी हैं। मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ एनडीए में आए हैं। श्री मुकेश सहनी जी को इस गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी ओर से इनके पूरे समाज को, सारे अति पिछड़ा समाज को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम बिहार में फिर से एक बार 3/4 बहुमत से और सरकार बनाएंगे। नामांकन में बिहार में अजब गजब रंग देखने को मिल रहा है। पीलीगंज विधानसभा सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार भैंस पर चढ़कर नामांकन दाखिल करने पहुंचा। निर्दलीय उम्मीदवार कपिल यादव भैंस की सवारी करते हुए पर्चा दाखिल करने पहुंचे। बिहार चुनाव में बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष के बाद पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी एलजेपी में शामिल हो गई हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बिहार चुनाव में एलजेपी के पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल पर बीजेपी को ऐतराज है। पीएम मोदी की तस्वीर का ना करें इस्तेमाल। एलजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि देश के हैं। हम उनके विचारों को लेकर के देश दुनिया में पहुंच रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान को झटका लगा। प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील पांडे ने पार्टी छोड़ दी है। वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एनपी के अनूपपुर में प्रचार करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले पर लोगों ने पथराव कर दिया है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को काफी मशक्कत के बाद खदेड़ा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक पेट्रोल पंप पर अचानक से आग लग गई। आग लगते ही पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाया। कोरोना के खिलाफ देश में लगातार जंग जारी है। देश में एक्टिव केसेस 9,07,000 हो गए। 24 घंटे में आए 72,000 नए मरीज। एक दिन में 986 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 39 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,676 नए मामले सामने आए। दिल्ली में मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 12,258 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं 370 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 14,65,000 के पार मरीजों की तादाद पहुंच गई है। तेजस एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर। करीब 7 महीनों की रोक के बाद एक बार फिर से 17 अक्टूबर से तेजस एक्सप्रेस दौड़ेगी। कोविड-19 महामारी के कारण लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को स्थगित कर दिया गया और अब दोनों ट्रेन को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के वर्जिन पीक पर पहुंच करके मध्य प्रदेश की ट्रांसजेंडर पर्वतारोही ने कीर्तिमान रच दिया है। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर सौरभ किट्टू ने 6,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश की वर्जिन पीक फतह कर ली। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जारी। 15 अक्टूबर को दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी है। दूसरी डिबेट टालने पर अड़े जो बिडेन पर कोरोना पीड़ित ट्रंप अब भी डिबेट के लिए तैयार है। क्रिकेट जगत के लिए बेहद बुरी खबर। अफगानिस्तान के स्टार ओपनर का 29 साल की उम्र में निधन हो गया। अफगानी बल्लेबाज नजीब 2 अक्टूबर को एक सड़क दुर्घटना के बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। कोलकाता के सामने चेन्नई को रोकने की चुनौती होगी। मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने फ्रेंच टेनिस ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब 34 साल के नडाल का मुकाबला अर्जेंटीना के खिलाड़ी से होगा।
सैमसंग गैलेक्सी S20 FE को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। सैमसंग ब्रांड का ये स्मार्टफोन 16 अक्टूबर से उपलब्ध होगा। कीमत करीब 49,999 रुपए होगी। एप्पल आईफोन 12 लॉन्च डेट ऐलान हो चुका है। इसी महीने 13 अक्टूबर को कंपनी अपने नए आईफोन को लॉन्च करने जा रही है। हरियाणा की मशहूर सिंगर सपना चौधरी मां बन गई हैं। सपना चौधरी ने बेटे को जन्म दिया। सपना चौधरी ने इसी साल जनवरी में गुपचुप तरीके से शादी की थी। सपना की शादी लोकप्रिय हरियाणवी गायक कलाकार वीर साहू के साथ हुई थी। सुहाना खान ने अपनी ग्लैमरस लुक की पोस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। सुहाना को ग्लैमरस अंदाज सोशल मीडिया पर यूजर्स को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है।